वर्ल्ड ओवर करोड़ों लोग मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल मेडिकल साइंस की बात करें तो एक फिनोमिना आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पर्टिकुलर रॉन्ग कंसेप्ट को या मिथ को काफी समय पहले साइंस ने बस्ट कर दिया है, वो कुछ डिकेड्स के बाद दोबारा निकल कर आती है, रीसर्फेस होती है। इसके पीछे कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं या कुछ रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव्स भी होते हैं और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये मिथ्स निकल कर आती हैं, फिर दोबारा ये बस्ट होती हैं, फिर दब जाती हैं, फिर कुछ समय बाद फिर निकलती हैं। ऐसी एक पर्टिकुलर मिथ है रॉ मिल्क को लेकर। मेरे पास बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि सर आजकल लोग कह रहे हैं कि जो पैस्चराइज मिल्क मार्केट में मिलता है या जनरल पैस्चराइज मिल्क होता है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें रॉ मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसके बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं, ये लाइफ चेंजिंग है और हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट्स देता है और पैस्चराइज मिल्क से वो सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंसाइज में बताऊंगा कि क्यों ये जो पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बहुत डेंजरस है, और क्यों जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि रॉ मिल्क में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं वो 100% गलत हैं। अगर बेनिफिट्स हैं भी तो वो 2 या 3% होंगे। तो रेशियो कितना हुआ? 95 to 97:1 अप्रोक्सीमेट मैं आपको बोल रहा हूं। यानी अगर आपको 1-2-3% फायदा हो भी रहा है रॉ मिल्क पीने से तो 97% चांसेस हैं कि आपको इससे बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। रॉ मिल्क वो होता है जिसे हम पैस्चराइज नहीं करते हैं पीने से पहले। और पैस्चराइजेशन क्या है? पैस्चराइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पर मिल्क को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जहां पर उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो मर जाते हैं। पैस्चराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जनरली कुछ टाइम तरीके से दूध को हीट किया जाता है, यानी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ सेकंड्स के लिए दूध को हीट करते हैं, फिर टेम्परेचर को बढ़ा के कुछ कम सेकंड्स के लिए हीट करते हैं। इस तरह से स्टेप्स होते हैं जो कंप्लीट पैस्चराइजेशन का प्रोसेस है। इसके अलावा अल्ट्रा हाई हीट मेथड्स वगैरह भी होते हैं पैस्चराइजेशन के, बट इररिस्पेक्टिव एम होता है कि दूध से जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, उनको हम खत्म कर दें। और वो इसलिए है क्योंकि जो रॉ मिल्क होता है वो वन ऑफ द रिस्कीएस्ट फूड है जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। अगर आप ऐसा रॉ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ऐसे पैथोजेंस या बैक्टीरिया हैं तो आपको डायरिया, स्टमक क्रैम्पिंग और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं माइनर केसेस में, और काफी सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जैसे पैरालिसिस, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और इवन डेथ। और ये सारी प्रॉब्लम्स हाइपोथेसिस नहीं है, ये प्रॉब्लम्स मल्टीपल लोगों में देखी गई। उसके बाद ही पैस्चराइजेशन जैसा प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया। पैस्चराइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस तब करा गया जब मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ट्यूबरकुलोसिस, स्कारलेट फीवर, टाइफॉइड और बाकी डिजीजेस से सफर करने लगे जिनका रीजन था कंटैमिनेटेड मिल्क। यूनाइटेड स्टेट्स में रूटीन पैस्चराइजेशन का प्रोसेस था वो 1920s में शुरू हुआ और 1950s तक ये एक नॉर्म बन गया वर्ल्ड ओवर। और इसकी वजह से जो सिकनेस के केसेस थे जो रॉ मिल्क या कंटैमिनेटेड रॉ मिल्क कंज्यूम करने से आ रहे थे वो ड्रामेटिकली कम होने लगे। इनफैक्ट मल्टीपल पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने पैस्चराइजेशन को वन ऑफ द बेस्ट फूड सेफ्टी इंटरवेंशन माना है। जैसे मैंने बताया कि रॉ मिल्क कंज्यूम करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज उसके अंदर जो बैक्टीरिया पैथोजेंस है वो बहुत तेज ग्रो होते हैं। और 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग या वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है ये नॉर्मल एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, इसलिए इनके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए जो लोग अपने ऊपर रॉ मिल्क का ये स्टूपिड से एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं, प्लीज अपने पेरेंट्स पे और अपने बच्चों पे सोचकर भी मत करना। जो वर्ल्ड ओवर फूड बॉर्न इलनेसेस वगैरह का आउटब्रेक होता रहता है उनमें रॉ मिल्क से जो फूड बॉर्न इलनेस होती हैं वो बहुत कॉमन है। बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में ऐसे आउटब्रेक्स हुए हैं जहां पर लोगों ने कंटैमिनेटेड रॉ मिल्क को कंज्यूम करा है। और एक सिंपल प्रोसेस है पैस्चराइजेशन का जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मिल्क के अंदर जो पैथोजेंस वगैरह डेवलप होते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो एनिमल का पूप होता है उससे जर्म्स मिल्क में आ सकते हैं क्योंकि फार्म्स तो कॉमन है जहां पर ये चीजें हो रही हैं। भाई जहां पर गाय खड़ी होती है, जहां पर उसका दूध निकाला जाता है तो वो गोबर भी तो वहीं करती है कि वो टॉयलेट जाती है। अब आप सोच के देखिए अगर उस पर्टिकुलर गोबर में पैथोजेंस हैं जो डेफिनेटली होंगे वो उस मिल्क में आते हैं और आप रॉ मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो आप कितने बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स कितने बीमार हो सकते हैं। और हमने करना क्या है, सिर्फ उस मिल्क को पैस्चराइज करना है या घर में उसको एक टेम्परेचर पे प्रॉपर्ली बॉईल करना है। इसके अलावा एनिमल की स्किन से जो पैथोजेंस हैं वो डायरेक्टली मिल्क में आ सकते हैं। उसके अलावा जो मिल्किंग इक्विपमेंट है उससे जर्म्स आ सकते हैं। अगर हाथों से निकाला जा रहा है तो आपके हाथों से जर्म्स आ सकते हैं। जो ओवरऑल एनवायरमेंट में जर्म्स हैं वो मिल्क में एंटर कर सकते हैं। हो सकता है जो डेयरी एनिमल हो उसको कोई बीमारी हो,
उसके अलावा जो फार्म्स हैं वहां पर इंसेक्ट्स या रोडेंट्स वगैरह भी होते हैं। काफी सारे ऐसे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जहां पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती, क्लीनलीनेस प्रॉपर नहीं होती। और इसके अलावा और भी मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है हार्मफुल, वो उस मिल्क में आ सकते हैं। अब काफी लोग कहते हैं नहीं भाई, अगर आपका फार्म जो है वो क्लीन है और आपका जो एनिमल है वो डिजीज फ्री है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। 100% रॉन्ग। अगर आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में भी एक हेल्दी एनिमल से दूध निकाल रहे हैं तो उसके भी कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। ऑल्सो जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होते और हो सकता है इनिशियली जो कंटेमिनेशन हो वो बहुत थोड़ी हो, लेकिन इवेंचुअली जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में वो जो पर्टिकुलर दूध है उससे बने प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेट हो जाए। ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इनफैक्ट स्टडीज में बहुत क्लियरली बताया गया कि रॉ मिल्क को अगर टेस्ट भी करा जाए तो भी वो सेफ नहीं है। उसका रीजन है कि जैसे मैंने बताया कि पैथोजेंस जो हैं वो डे टू डे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो सकता है जिस समय टेस्टिंग करी गई हो उस समय जो बैक्टीरिया का काउंट था वो लिमिटेड हो, लेकिन कुछ ही समय में वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ऑल्सो मिल्क के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस पाए जा सकते हैं और ये इंपॉसिबल है कि उस मिल्क को हम हर तरह के पैथोजन के लिए टेस्ट करें जो ह्यूमंस में हार्मफुल है। इसलिए जो जर्म्स और पैथोजेंस रॉ मिल्क में पाए जाते हैं उनकी क्वांटिटी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर आप किसी ऐसे फार्मर पे ट्रस्ट भी करते हैं कि भाई ये जो रॉ मिल्क है बड़े हाइजीनिक कंडीशन में निकालता है, तो भी रॉ मिल्क को कंज्यूम करना बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट स्टडी में दिखाया गया कि बहुत बार वो इंडिविजुअल्स जो टेस्टेड रॉ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं कि जहां पर रॉ मिल्क बिल्कुल सेफ टेस्ट में आया है, वो उसको पीने के बाद भी बहुत बीमार पड़े हैं। ऑल्सो अगर जो एनिमल है वो 100% ग्रास फेड है, उस पर्टिकुलर गाय को कोई भी ग्रोथ हार्मोन मेडिसिन कुछ नहीं दी जा रही हैं, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि यहां पे डिफरेंस आता है मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी में और हम बात कर रहे हैं पैथोजेंस की। इसलिए इररिस्पेक्टिव के कितनी भी हाइजीनिक कंडीशन से या कितनी भी प्रॉमिसिंग कंडीशन से आप रॉ मिल्क लेते हैं उसे कंज्यूम मत करिए। पैस्चराइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिससे आप इंश्योर करेंगे कि जो आपका मिल्क है वो 100% कंटेमिनेशन फ्री है। अब जो नेक्स्ट डाउट आता है वो आता है कि भाई काफी लोग कहते हैं अगर आप मिल्क को पैस्चराइज करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये रिसर्च है, ये वर्ल्ड की टॉप स्टडीज में प्रूव हो चुका है और वर्ल्ड की हर एक न्यूट्रिशन बॉडी इन स्टेटमेंट्स को बहुत क्लियरली बता चुकी है। क्योंकि अगर रॉ मिल्क में कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट निकलता तो इसके ऊपर भी स्टडीज होती है और जो स्टडी है वो एक आधा है कंपेयर टू हंड्रेड ऑफ स्टडीज जो रॉ मिल्क के अगेंस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। स्टडी में दिखाया गया कि पैस्चराइजेशन से मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी के ऊपर कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो पैस्चराइजेशन से आपके प्रोटीन पे कोई भी चेंज नहीं होता। थोड़ा बहुत वे प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 5-7% डीनेचर होता है, लेकिन उससे अगेन आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सिमिलरली जो फैट कॉम्पोजिशन होती है मिल्क की, उस पर भी पैस्चराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो जनरली काफी हीट स्टेबल होते हैं और पैस्चराइजेशन में उनमें भी कोई मेजर लॉस नहीं होता। कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन ऐसे होते हैं जिनमें पैस्चराइजेशन से लॉस हो सकता है, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है और वो पर्टिकुलर जो लॉस है वो तो वैसे भी अगर आप मिल्क को या किसी भी प्रोडक्ट को लाइट से एक्सपोज करेंगे या थोड़े बहुत हीट से एक्सपोज करेंगे तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लॉस तो होता ही है। मैंने वीडियो बनाया था कुक्ड फूड वर्सेस रॉ फूड, तो मैंने आपको दोनों के बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स समझाया था। आपको बताया था कि माइनर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लॉस जो होता है फूड को कुक करने से, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं अगर हम मैक्सिमम फूड जो है वो कुक्ड फॉर्म में लेते हैं। तो एक बार वो वीडियो भी आप देखिए तो आपको ये कंपैरिजन बेटर समझ में आएगा। इसके अलावा मिल्क जो है वो B12 का भी बहुत अच्छा सोर्स है और पैस्चराइजेशन से B12 के ऊपर भी कोई असर नहीं आता। इनफैक्ट जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है मिल्क का, उसका ज्यादा असर आता है टाइप ऑफ मिल्क पे। जैसे A2 मिल्क है, उसके अलावा जो एनिमल है वो कितना डिजीज फ्री है, उसको फीड क्या दी गई है, और ऐसे और फैक्टर्स होते हैं जो मेजर इंपैक्ट डालते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे। पैस्चराइजेशन से कोई मेजर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में चेंजेस नहीं आते। एक मेटा एनालिसिस में 40 से ऊपर स्टडीज को जब चेक करा गया तो उसमें यही पता लगा कि पैस्चराइजेशन से जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है मिल्क का वो मेजरली चेंज नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस आता है। जो सेकंड मिथ है वो ये है कि अगर आप पैस्चराइज मिल्क कंज्यूम करेंगे तो इससे एस्थमा और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती है और रॉ मिल्क करने से ये प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, जो फूड एलर्जी होती है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और वो तब जब आप किसी पर्टिकुलर फूड से सेंसिटिव हैं या एलर्जिक हैं। और जनरली ये जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है ये प्रोटीन्स कुछ फूड में होते हैं उनकी वजह से आता है।
जो काउ मिल्क प्रोटीन होता है उससे भी ऐसा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स काफी सारे केसेस में देखने को मिलता है, जिसे हम CMA या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी कहते हैं। जो यंगर इन्फेंट्स होते हैं जनरली वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस तरह की एलर्जी से, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन जनरली 1 आध साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हाउएवर जब हम एलर्जिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो बच्चों में पैस्चराइज मिल्क में या रॉ मिल्क दोनों में एलर्जी देखी गई है। ऐसा नहीं है कि उनको रॉ मिल्क दे रहे हैं तो उनमें एलर्जी रिएक्शंस नहीं आ रहे। ऑल्सो ऐसा एक भी प्रूफ नहीं है जहां पर यह चीज बताई गई हो कि पैस्चराइज मिल्क लेने से किसी भी एज ग्रुप में आपको एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं या एस्थमा डेवलप होता है। एक स्टडी में यह बताया गया है कि अगर बचपन में हम रॉ मिल्क लेते हैं तो उससे हमारे एस्थमा होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30% तक लो हो जाते हैं। लेकिन इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि जो रॉ मिल्क लेने के डेंजर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसका जो रिस्क है कंटामिनेशन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑल्सो जो बाकी स्टडीज हुई हैं उनमें पैस्चराइज मिल्क और फार्म मिल्क को कंपेयर किया गया है। अब जो फार्म मिल्क है वो रॉ मिल्क जनरली नहीं होता। काफी केसेस में जो फार्म मिल्क है उसको भी प्रॉपर्ली बॉयल कर ही कंज्यूम करा गया था। काफी लोगों को लगता है कि भाई जो बच्चे होते हैं फार्म्स वगैरह के, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं एलर्जीज वगैरह की जैसे सिटीज वगैरह के बच्चों को होती है। वो इसलिए है क्योंकि बचपन से जब कोई इंसान गांव में फार्म्स में रहता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो अलग तरीके से डेवलप होती है। लेकिन इसका लिंक उसके दूध के कंजम्पशन पर नहीं आता है। ऐसा कोई भी कोरिलेशन किसी स्टडी में नहीं देखा गया है। जो नेक्स्ट मिथ आती है वो है कि रॉ मिल्क लेने से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप नहीं होगी। 100% रॉन्ग। किसी भी तरह का मिल्क, चाहे हम ह्यूमन मिल्क की बात करते हैं या हम काउ या बफेलो मिल्क की बात करते हैं, उसमें एक शुगर मिलता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। और जब हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो जो हमारे अंदर लैक्टेस एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वो इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है, जो उसके बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। काफी लोगों में ये जो लैक्टेस एंजाइम है ये काफी कम अमाउंट में होता है, काफी हद तक एब्सेंट होता है और एज के हिसाब से भी इसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिससे जब वो दूध या दूध से बनी हुई चीजें लेते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग, डायरिया या गैस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये पैस्चराइज और रॉ दोनों तरह के मिल्क से होती है। इसमें टाइप ऑफ मिल्क डिफर नहीं करता, क्योंकि जो शुगर लैक्टोज है वो दोनों तरह के मिल्क में पाया जाता है। रॉ मिल्क में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक मिथ है। जो नेक्स्ट मिथ आती है वो है कि भाई कई लोग कहते हैं अगर आप रॉ मिल्क कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन बेटर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह के बैक्टीरिया आपकी गट को चाहिए उसको हेल्दी बनाने के लिए उन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया रॉ मिल्क में पाए जाते हैं वो प्रोबायोटिक्स नहीं होते। और रॉ मिल्क या पैस्चराइज्ड मिल्क से आपके गट के ऊपर ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होता। जो लास्ट मिथ है रॉ मिल्क को लेके वो ये है कि अगर आप रॉ मिल्क कंज्यूम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ये 100% मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। पहली चीज तो मिल्क से हमारी कोई भी मेजर इम्यूनिटी बूस्टिंग नहीं होती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं मिल्क के अंदर जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है बहुत ही छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं, और इस अमाउंट में हमारी बॉडी में या बच्चों की बॉडी में भी ये इम्यूनिटी पे कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं डालते। और अगर डाल भी रहे हैं तो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, यानी पैस्चराइजेशन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता। तो रॉ मिल्क पिए, पैस्चराइज्ड मिल्क पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी पे ऐसे डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो आई होप आपको रॉ मिल्क और पैस्चराइज्ड मिल्क के बीच में रियल डिफरेंस समझ में आया होगा। ऑल्सो अगर इसके अलावा भी कई लोगों के दिमाग में ये चीज है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया, पुराने जमाने में एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनिमल कंडीशंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों में जमीन आसमान का फर्क था। आप उन चीजों को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मुंबई वगैरह में रह रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, जहां पे ऑन एन एवरेज एक इंसान 15 से लेकर 25 सिगरेट सिर्फ नॉर्मल सांस लेकर रेगुलरली पी रहा है। अब आप क्या यहां पर ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पुराने जमाने में और इस टाइप के एनवायरमेंट में कितना फर्क है, एक गांव के एनवायरनमेंट में, क्लीन एनवायरनमेंट पे और यहां के एनवायरनमेंट में कितना फर्क है। इसलिए प्रैक्टिकली चीजों को समझें, साइंटिफिक बेसिस पे समझें और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ना उसको समझिए कि एक चीज जो क्लेम करी जा रही है उसको करने से एक्चुअल रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में रिस्क कितना बड़ा है। तो रॉ और पैस्चराइज्ड मिल्क के कंपैरिजन में जो रिस्क है वो 95% से भी ज्यादा है। तो अगर आप फिर भी रॉ कंज्यूम करना चाहते हैं मिल्क, या आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको बताया खुद अगर आपको रिस्क लेना है प्लीज लीजिए, वो आपकी लाइफ है, लेकिन अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।